हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टीबीएल। आपकी फरमाइश पे ले आए हैं हम अब अगला ज्योग्राफी का ये सैंपल पेपर। ठीक है भाई, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था इसको पूरा हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, लेकिन भाई पिछली वीडियो में आप वीडियो देखकर सिर्फ चले गए थे। ठीक है भाई, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, तभी तो हम आपके लिए आगे अच्छे अच्छे लेके आ पाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम। तो भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट सेकंड है ये। इससे पहले हमने पहला सॉल्व कर दिया है, जिसे आप जो है ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं हम ये वाला। तो सेक्शन ए में इसमें मैं सामान्य निर्देश नहीं पढ़ूंगा, वो क्या है सामान्य निर्देश ये आप जो है आई बटन पे जाके देख सकते हैं पहले ही। ठीक है, मैंने उस वीडियो में बना रखा है। यहाँ पर मैं सीधा जो है सेक्शन ए पढ़ूंगा। ठीक है, यानी खंड का पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। तो भाई पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है भारत में डैश और डैश के साथ जलवायु प्रमुख रूप से जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को निर्धारित करती है। तो यानी यहां पर है भूविन्यास और जल की उपलब्धता। यानी भारत में जो जनसंख्या वितरण है वो भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु पर जो है निर्भर करती है, यानी ये निर्धारित करती है। कहां से है ये भाई? ये है चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का सेकंड बुक से है ये। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें है भाई पहला पॉइंट, कह रहा है मानव प्रकृति की सुनता है। नहीं भाई, ये नहीं है। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, ये भी नहीं है भाई, क्योंकि ये जो है इससे रिलेट करता है प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है। ये पॉइंट इसमें आएगा भाई। कह रहा है तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्नता, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला है सी हमारा आंसर। नेक्स्ट है भारत में हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा निम्न में से किस वर्ग के प्रमुख नगरों के उदाहरण है? मध्यकालीन नगर, प्राचीन नगर, आधुनिक नगर या स्वतंत्रता के बाद? तो भाई हमें पता है ये जो है मध्यकालीन नगर है। तो भाई मध्यकालीन नगर ए पर हम टिक लगाएंगे। भाई आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। तो बोलो चलिए। हाँ, तो भाई फोर्थ है, कह रहा है मूल्यांकन कीजिए कि निम्न में से कौन सी विकासशील देशों की नगरीय बस्ती की प्रमुख समस्या है? ए, नगरीय बस्तियों में पर्याप्त सुख सुविधाओं की व्यवस्था है। देखो दोस्त, ये क्या, ये फैसिलिटी है, ये समस्या नहीं है। तो ऑलरेडी नोन है कि भाई ये नहीं होगा हमारा। आ रही है ना बात समझ में? तो भाई नेक्स्ट कह रहे हैं नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग अनाधिकृत और गंदी बस्तियों में रहता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, बी हमारा राइट है। वैसे हम ये सीडी भी पढ़ लेते। कह रहे हैं बस्तियों में सामाजिक अवसंरचना का स्तर उच्च पाया जाता है, बस्तियों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। तो भाई ये दोनों नहीं है, ये है इसका बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में किस राज्य में नीरू मीरू जल और आप नाम की जल संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है? तो भाई इसमें बी तमिलनाडु आएगा। ठीक है भाई, राजस्थान में जो है नहीं है ये, राजस्थान में हमारा इंदिरा गांधी वाला है, आंध्र प्रदेश और हिमाचल में भी हमारा कुछ और है, ये नहीं, तमिलनाडु नीरू मीरू। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं छठा, कह रहा है विश्लेषण कीजिए निम्न में से किन राज्यों का समूह जनसंख्या की निम्न वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? जनसंख्या यानी जहां पर कम पाई जाती है। तो मेरे भाई जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस करा था कि दक्षिण भारत के राज्य जो है वहां पर जनसंख्या जो है कम देखने को हमें मिलती है, जनसंख्या की निम्न वृद्धि हमें देखने को मिलती है, जो वृद्धि है। तो भाई सिंपल सी बात है, दक्षिण भारत के राज्य यहाँ पे कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो भाई इसको ए वाला हमारा सही है, ये बी सी डी हमारा नहीं है। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है मानव विकास के निम्न उपागम में से कौन सा उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो भाई क्षमताओं का उपागम नहीं है, कल्याण उपागम भी नहीं है, आय उपागम नहीं है। इसमें बी आंसर आएगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है भाई, नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे, देख सकते हैं आप। चलिए जी, तो भाई अगला है प्रश्न 8, कह रहा है निम्न में से कौन सी मानव विकास सूचकांक की विशेषता मानव गरीबी सूचकांक की विशेषता नहीं है? तो भाई गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी, कह रहा है यह सूचकांक मानव विकास की कमी को मापता है। जी नहीं, ये नहीं है। यह एक बिना आय वाला सूचकांक है। जी नहीं, ये भी नहीं है। कह रहा है प्रौढ़ साक्षरता दर इसका एक सूचक है। जी हाँ, ये नहीं है इसका मतलब यह जो है इसके द्वारा मापन नहीं होता। चलिए जी, डी आप देख लीजिएगा। चलते हैं 9 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी
कृषि खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? डेयरी कृषि नहीं जी, डेयरी कृषि में कहा, डेयरी में तो दूध होता है आपको पता है। सहकारी कृषि नहीं जी, कारखाना कृषि में भी नहीं है। भूमध्य सागरीय कृषि, जी हाँ, ये है जो खट्टे फलों को उगाती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। 10वां कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? भाई कहने की जरूरत नहीं है, नोट्स में जाकर देखेंगे आपको तो मिल जाएगा। क्वेश्चन चौथा जिसमें हमारा जो है इस चैप्टर का चौथे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा बिहार, साफ लिखा हुआ। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न 11वां। कॉलम अ और कॉलम ब की मदों से उचित मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई तो कल्पक्कम में क्या है? जैवीय ऊर्जा। दिल्ली में क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, ओखला के अंदर। ठीक है जी मेरे भाई। और मणिकरण हिमाचल में क्या है? भूतापीय। और नहर काटिया में क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसका ये कॉम्बिनेशन कहाँ है? ये कॉम्बिनेशन यहाँ बैठ रहा है। दोस्त इसको आपको थोड़ा जल्दी करना है, ये टाइम टिकिंग होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये आंसर क्या करता है? आपका टाइम ले लेता, थोड़ी रफ्तार से करना है। आ रही मेरी बात समझ में? तो बोलो चलिए चलिए जी। 12वां प्रश्न, 12वां क्या कह रहा है? कह रहा है प्राय पंचम क्रियाकलापों में लगे लोग निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? लाल कलर, स्वर्ण कलर, नीला कलर, धूसर कलर। तो भाई स्वर्ण कलर, गोल्डन कलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? गोल्डन कलर या स्वर्ण कलर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है जापान के कोबे ओसाका प्रदेश में जनसंख्या के सघन बसाव के लिए उत्तरदायी कारक की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई इसका सही आंसर है नगरीकरण। क्या है भाई? बी, नगरीकरण। खनिजों की उपलब्धता नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं जापान में किसी भी प्रकार का खनिज नहीं है। ठीक है, सब कुछ वो बाहर से मंगवाते हैं, तो नगरीकरण इसका सही आंसर है। चलते हैं भाई नेक्स्ट 14 पे। कह रहा है जनसंख्या पिरामिड में पिरामिड की दाएं भाग किस वर्ग की आयु को प्रदर्शित करता है? तो भाई इसका सही आंसर है स्त्रियों की करता है। किसका भाई? स्त्रियों की। ए इसका सही आंसर है, बी सी डी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 15, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों डैश और डैश पर की जाती है। तो भाई पहले डैश में आएगा जन्म स्थान, दूसरा है निवास स्थान। मैंने आपको बताया था वीडियो में। ठीक है, हमारा जो प्रवास वाला वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। तो भाई अब हम 16वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो भाई इसमें 3 ही करने में, इसके 4 पॉइंट है 16 के, जिसमें से हमें 3 करने हैं। तो पहला कह रहा है इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भाई जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा, इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। क्यों भाई? ये कहाँ पर है? राजस्थान में है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भाई इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर या नागौर? तो इसका सही आंसर है नागौर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है कि विश्लेषण कीजिए कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? यहाँ की भूमि हरी भरी हो गई है, तो भाई ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ गई है, जी हाँ, ये इसका जो है नकारात्मक पक्ष है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों बातें बताई गई हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर है बी, मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है विश्व में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। 3 तर्क देकर कथन को न्याय संगत ठहराइए। भाई ये 3 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है? 3 नंबर का प्रश्न है। सेक्शन सी का 18वां है। तो भाई अब जो है हम इसका आंसर देखेंगे। कुछ नहीं करना भाई, आपको पूरा आपके सामने आंसर बना हुआ है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और आपको जो है आंसर लिखना है। तो भाई क्या है 18वां प्रश्न? कह रहा है भाई 18वां प्रश्न, विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। इस संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसके 3 तर्क हैं। पहला, विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% स्थल भाग पर निवास करती है और विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती है। भाई नोट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोट्स पढ़ें और आंसर दें। नेक्स्ट आता है भाई हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। जबकि हम
तीसरे पॉइंट पे जाए तो यहां पर बता रखा है भाई उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों का जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है भाई। ठीक है, तो ये हमारा 18वें का आंसर हो गया। अब हम 19वें को देखेंगे भाई। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में गुच्छित और परिक्षित बस्तियों में किन्हीं तीन आधारों पर अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे भाई जो हमने पिछला सॉल्व करा था ना, उसमें क्या था? गुच्छित और अर्धगुच्छित, और इस वाले में क्या दे दिया? गुच्छित और परिपिक्षित। और इसे आप जो है गुच्छित और पाली के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में पाली बस्ती कर रखा है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है ये प्रश्न। 19वां है, क्या कह रहा है भाई? गुच्छित बस्तियां। पहला पॉइंट कह रहा है गुच्छित बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। गुच्छित बस्तियों के मकान एक दूसरे के पास पास समीप होते हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ यह बस्तियां सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड में तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट, इधर हम परिप्रेक्ष्य बस्तियां देखें तो कह रहा है ये बस्ती प्रारूप सुदूर जंगली या छोटे पहाड़ियां के ढालों पर खेती या चारागाहों के पास दिखाई पड़ते हैं। इनमें मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और लोग अलग अलग या एकांकी रहते हैं। मेघालय, उत्तरांचल व हिमाचल प्रदेश के अनेक भागों में यही बस्तियां पाई जाती हैं। भाई अब 20वां देखेंगे हम प्रश्न। 20वें प्रश्न में क्या है? तो भाई 20वां प्रश्न देखिए, लिखा है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। कथन को प्रमाणित कीजिए। ठीक है भाई, प्रमाणित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व प्रवर्धित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच आदि मानव विकास के केंद्र बिंदु है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी, चलिए भाई अगले पन्ने पे चलेंगे, जो किसी देश के मानव विकास सूचकों के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण सूचक भाई, पहला सूचक भाई जो अभी क्वेश्चन में भी था वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है भाई? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को सूचक माना जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक लंबा व स्वस्थ जीवन जीने के लिए अधिक अवसर है। दूसरा है प्रौढ़ साक्षरता दर व सकल नामांकन अनुपात शिक्षा प्रदर्शित करता है, जिसे पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या व विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 अंक भारित दी जाती है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए अंकों का कुल योग होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम 21वें प्रश्न पे। क्या कह रहा है 21वां प्रश्न? कह रहा है भारत में जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग के कारण जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। कथन की व्याख्या कीजिए। कर देंगे भाई। कितने नंबर का है भाई? 3 नंबर का है भाई। कौन सा प्रश्न है? 21वां है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 21वां प्रश्न बिल्कुल लिख रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आप होगी आपको, बस आपको देखना है और आपको आंसर लिखना है भाई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, ऐसे केवल देख के ना चले जाएं। चलिए जी, प्रश्न 21। भारत में जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग के कारण जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। भाई इस वाले आंसर को कर रहे हैं हम। कथन की व्याख्या करनी है भाई, देख रहे हैं ना आप? तो भाई उत्तर ये रहा। कह रहा है जल मानव की आवश्यक आवश्यकताओं में आता है, लेकिन आज जल संसाधन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। इससे जुड़ी समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है भाई? जल की उपलब्धता में कमी। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया है, जिससे भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घट रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कठिन हो रही है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है जल के गुणों का ह्रास। कह रहा है जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में कमी आती है, साथ ही इनमें बाह्य अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव
औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जाते हैं, जिससे नदियां, जलाशय सभी प्रभावित होते हैं। इसमें जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं, भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियों एवं कानूनों का प्रभावशाली रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बनी योजनाएं निरर्थक साबित हो रही हैं। फोर्थ पॉइंट करेंगे भाई, लास्ट पॉइंट है ये, क्या है? जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन है, हालांकि यह पुनः पूर्ति योग्य है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस तरह की जागरूकता का अभी देश में अभाव है। भाई आपके अंदर भी अभाव है? नहीं भाई, इस तरीके की गलती ना करें, जल बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। भाई अगला जीवन हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 22वां है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अधिक विकसित देशों में तृतीय क्रियाकलापों में कर्मियों यानी जो लोग काम करते हैं वह अधिक प्रतिशत लगा हुआ है, जबकि अल्प विकसित देशों में बहुत कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं। इस अंतर के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की खोज कीजिए। ठीक है भाई, कर रखी है हमने आपके लिए खोज। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 22 निकालिए भाई, प्रश्न नंबर 22 हमारी ऑडियंस के लिए। चलिए जी, तीसरा, 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित है भाई आपके सामने। क्या कह रहा है भाई? विकासशील देशों में अधिकांश लोग असंगठित सेवाओं में लगे हैं। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं और नगरों में विभिन्न सेवाओं में रोजगार पाते हैं, जबकि विकसित देशों अधिकांश लोग संभावित सेवाओं में लगे होते हैं और सेवा क्षेत्र का पूरा लाभ उठाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है विकासशील देशों में अधिकांश लोग अशिक्षित तथा अकुशल होते हैं तथा इन लोगों को बहुत कम मजदूरी मिलती है, जबकि विकसित देशों में अधिकांश लोग शिक्षित होते हैं एवं कुशल होते हैं तथा अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। भाई यही कारण है कि भाई वहां पर ज्यादा लोग इसमें लगे पड़े हैं, जबकि विकासशील देशों में कम लगे हुए हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है भाई? कह रहा है विकसित देशों में आय बढ़ने, क्या मेरे भाई? आय बोले तो सैलरी। विकसित देशों में आय के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। क्या बढ़ती है मेरे भाई? आय बढ़ती है, जिससे सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। स्वास्थ्य, मनोरंजन और परिवहन ऐसी ही सेवाएं हैं जो वहां पे लगातार बढ़ रही हैं। कहां पर भाई? विकसित देशों में, जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं हो पा रहा। यह कारण है कि वहां पर कम लोग जो है सेवा क्षेत्र में लगे पड़े हैं। कहां पे? विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में ज्यादा है। चलिए जी भाई, अब हमारा 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5 नंबर का है भाई। कितने नंबर का है ये?